हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिकों के गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कि उसके क्या क्या गुणधर्म हैं और इनका उपयोग कैसे करते हैं। क्योंकि बिना गुणधर्म के हमें सारणिक का यदि मान ज्ञात करना हो और उसका सरलतम रूप ज्ञात करना हो तो वो काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। कई बार ये असंभव सा कार्य दिखने लगता है। तो इसके लिए ये आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है कि हमें सारणिकों के गुणधर्मों का बहुत ही गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा और एक एक गुणधर्म को समझना होगा, उसके उपयोग पर ध्यान देना होगा, तब जा करके हम लोग सारणिक का मान ज्ञात करने में सफल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, पिछले अनुच्छेद में हमने सारणिकों का प्रसरण करना सीखा। अभी तक आपको नॉर्मल तरीके से किस तरीके से हम लोग प्रसरण करते हैं वो आपको बताया गया। फिर अब इस अनुच्छेद में हम लोग क्या करेंगे, सारणिकों के कुछ गुणधर्मों को सूचीबद्ध करेंगे जिससे एक पंक्ति या स्तंभ में शून्यों की संख्याओं को अधिकतम प्राप्त करने से इनका मान ज्ञात करना सरल हो जाता है। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि देखिए, जैसे ही हम शून्यों की संख्या की अधिकतम करने की बात करते हैं किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में, या फिर एक से अधिक पंक्तियों या फिर एक से अधिक स्तंभों में, तो उसका क्या हमारे पास फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी रो के सापेक्ष रो से विस्तार कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा या फिर दो जीरो हो जाएंगे, तो हमारे लिए इस आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम कोशिश ये करते हैं कि पंक्ति या स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिकतम हो सके। जितने अधिक से अधिक शून्य होंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब इसमें क्या करना है आपको, जैसा कि यहाँ पर अब ये गुणधर्म किसी भी कोड के सारणिक के लिए सत्य हैं। अब यहाँ पर जो गुणधर्म आपको बताए जाएंगे वो किसी भी कोड के सारणिक के लिए सत्य होंगे, परंतु यहाँ पर हम केवल तीसरी कोटि तक ही सारणिकों को सीमित रखेंगे। और चूंकि दो कोटि में हम लोग को उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर हम चाहें तो उपयोग कर भी सकते हैं, तो मुख्यतः तीन कोटि के ही सारणिकों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं गुणधर्म नंबर 1। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, गुणधर्म आपके सामने है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। किसी सारणिक का मान अगर हम ज्ञात करते हैं और फिर क्या करें, दूसरी बार क्या करें, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दें, यानी कि जो R1 है उसको C1 बना दें, R2 को C2 बना दें, R3 को C3 बना दें, तो जो नया सारणिक प्राप्त होगा उसका भी मान पहले वाले सारणिक के मान के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे टिप्पणी के माध्यम से बताया गया है आपको कि उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि यदि A एक वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश। A डैश क्या है, A डैश A का परिवर्त है। मीन्स यहाँ पर ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A। तो ये दोनों के ही डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। अब डिटरमिनेंट में निकालने में हम क्या करते हैं या उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये तो अभी हमें पहले के वीडियोस में बताया भी गया है, और कुछ गुणधर्म के माध्यम से भी उनका मान आगे और सरलता से ज्ञात करेंगे। और आपको मालूम है कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह में क्या होता है, हम पंक्तियों को क्रमशः स्तंभों में और स्तंभों को क्रमशः पंक्तियों में बदल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक लिखने का तरीका बताया गया है कि यदि हमें इस प्रक्रिया को लागू करना है यानी करना है तो हमें क्या करना होगा। तो हम यहाँ पर CI और टू साइडेड एरो का यहाँ पर इस्तेमाल जैसे किया जा रहा है, और RI, यानी कहने का मतलब इसका अर्थ ये निकल रहा है कि हम RI का मतलब क्या है, IV पंक्ति, और CI का मतलब क्या है, Iवां स्तंभ, यानी हम IV पंक्ति को Iवां स्तंभ से परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जितने भी रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे, तो उनको आपस में चेंज कर दिया जाएगा।
अब आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपके सामने एक स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिया गया है, एक डिटरमिनेंट कहा गया है, इसके लिए गुणधर्म 1 का सत्यापन करिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये सारणिक हमारे पास दिया गया है उसका मान निकालते हैं। अब यहाँ पर मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करते हैं। वैसे तो हम 6 विधियों से प्रसार कर सकते हैं, यानी R1 से, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से, किसी से भी विस्तार कर सकते हैं। प्रत्येक समान बराबर आता है, ये ऐसा आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो खैर यहाँ पर इन्होंने R1 से करके बताया है, तो वैसे सरल ये होगा कि हम R2 से करें, चूँकि यहाँ पर एक 0 मिल रहा है, या फिर C2 से करें तो, लेकिन फिर भी। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रसार किया गया। तो वैसे प्रसार की प्रक्रिया पूर्व में बताई जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर आपको बताई जा रही है जिससे रिमाइंड हो जाए। और तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा कि R1 से हम प्रथम पंक्ति से कर रहे हैं, तो प्रथम पंक्ति में क्या है, 2 है, -3 है और 5 है। तो जैसे 2 लिखा गया यहाँ पर, -3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब देखिए कि जो चिन्हों की बात होती है, तो चिन्हों के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह की परिपाटी है, इसको हमें याद रखना होता है। तो R1 में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ देखिए क्या आया प्लस, यहाँ क्या आ गया देखिए माइनस, यहाँ क्या आ गया देखिए प्लस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन चिन्हों को अगर हम याद रखते हैं तो हमारे लिए विस्तार करना आसान हो जाता है। अब इसके पश्चात यहाँ पर देखने की आवश्यकता ये है कि ये क्या है, ये 2/2 के कैसे आए। तो देखिए जैसे हमने 2 लिया, तो 2 लेने पर ये 2 जो है R1 और C1 का एलिमेंट है, तो इनको हम R1 और C1 को हटा देने पर क्या बचता है, देखिए 0 4 5 -7, तो यहाँ पर 0 4 5 -7 को लिख दिया गया, उसी प्रकार जैसे वहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जब -3 हमने लिया, तो -3 R1 का एलिमेंट है और C2 का एलिमेंट है, इनको हटा देते हैं तो क्या बचता है 6 4 1 -7, तो 6 4 1 -7 हमने इस तरीके से लिख दिया। और इसी तरीके से यहाँ पर जब हम बात करते हैं 5 के लिए, तो 5 जो है R1 का और C3 का एलिमेंट है, तो इनको हटा देने पर क्या बचता है 6 0 1 5, 6 0 1 5। तो इस तरीके से हमारा विस्तार हमें करना होता है। अब ये जो 2/2 का आपके सारणिक यहाँ पर हैं, इनका विस्तार कैसे करते हैं इनको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ 2 था तो 2 लिख दिया गया यहाँ पर, फिर पहले इसका आपस में गुणा हो गया, यानी 0 का -7 में तो 0 ही आ जाएगा, फिर माइनस करना ही होता है, 5 4 जा 20 आ जाएगा, फिर देखिए माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस आ गया, और ये 6 7 जा 42, यानी -42 आ रहा है, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाता है, फिर प्लस का 5 आ गया, 6 5 जा 30 हो गया, 1 × 0 0 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के पश्चात हमारे पास जो मान आ रहा है वो -28 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरे विधि से हम लोग यहाँ पर विस्तार करते हैं, यानी कि रोज़ को कॉलम में, कॉलम्स को रोज़ में चेंज करने के बाद देखते हैं विस्तार करके। तो जैसा कि आप यहाँ को देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर हमें प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, R1 को C1, R2 को C2 और R3 को C3 में बदल दिया, और इस तरीके से हमारे पास ये नया सारणिक प्राप्त हो गया। इसको हमने Δ1 कहा है, पहले वाले को डेल्टा नाम दिया गया था। अब यहाँ पर फिर से विस्तार करने की 6 विधियाँ हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए पहले स्तंभ के से विस्तार किया गया है। तो पहले स्तंभ के एलिमेंट 2 है, -3 है, 5 है, तो 2 -3 5। चिन्ह आप जानते ही हैं कि प्लस माइनस प्लस रहेगा, तो प्लस माइनस प्लस किया गया। फिर अगर हम बात करें, देखिए जब हमने 2 को लिया, तो 2 को हटाने पर, 2 को हटाने का मतलब है कि R1 और C1 को हटाया गया, तो 0 5 4 -7 बच रहा, तो 0 5 4 -7 यहाँ पर आ गया। फिर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर -3 को हटा रहे हैं, तो -3 यहाँ पर -3 हटाने का अर्थ यह हो गया कि R2 हट जाएगा, C1 हट जाएगा, तो 6 1 4 -7 बच रहा है, तो 6 1 4 -7 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जब हम 5 की बात करते हैं, तो 5 हटाने का अर्थ यह हो गया कि हम C1 को हटा रहे हैं और R3 को हटा रहे हैं, तो 6 1 0 5 आ जाता है, 6 1 0 5 आ जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि C2 2/2 सारणिक का विस्तार कैसे किया जाता है। तो उस तरीके से विस्तार का हमने देख लिया
कि यहाँ पर भी सारणी का कितना आ रहा है, माइनस को 28 आ रहा है, यानी कि डेल्टा वन इक्वल है माइनस डेल्टा वन इक्वल है डेल्टा वन के, यानी कि दोनों ही स्थितियों में सारणी का मान हमारे पास क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अतः गुणधर्म एक क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। अब आइए देखते हैं गुणधर्म दो। तो गुणधर्म जैसा कि दो के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जा रहा है। ध्यान दीजिए, गुणधर्म एक में यह बताया गया कि सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों के साथ बदला जा रहा है, यानी कि जैसे ये 3 पंक्तियां हैं तो इन 3 स्तंभों में हमने बदल दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर कर दिया गया। तो सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों को बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया। यानी यहाँ पर जो कहने की बात बताया जा रही है, जैसे ये 3 पंक्तियाँ हैं इनको आपस में बदलना है, जैसे R1 है या R2 है या R3 है, तो R1 को R2 के साथ में, R2 को R3 के साथ में, या फिर R1 को R3 के साथ में बदल दिया जाए। इसी प्रकार कॉलम्स में हो तो C1 को C2 के साथ में, C2 को C3 के साथ में, या फिर C1 को C3 के साथ में बदला जाए तो क्या होगा, सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अगर प्लस में आंसर आ रहा होगा हमारा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ रहा होगा तो प्लस में आ जाएगा। यानी यूँ कह सकते हैं कि अगर हम पंक्तियों को या फिर स्तंभों को, दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को बदलते हैं तो जो मान होता है उसमें माइनस का गुणा हो जाता है। तो माइनस गुणा हो जाने का मतलब चिन्ह बदलना से ही है, तो माइनस का गुणा हो जाता है। तो आइए इसको और बेहतर समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर यह देखना है कि इस बात को हम लिखेंगे कैसे, कि आखिरकार हम क्या परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लिखा हुआ RI RJ, तो दोनों के बीच में 2 साइडेड एरो लगा हुआ। इसी प्रकार CI CJ के बीच में भी 2 साइडेड एरो लगा हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने लिख देते हैं, हमने लिखा इस तरीके से R1 2 साइडेड एरो R2, मतलब हमने क्या किया, R1 को R2 में कर दिया, R2 को R1 में कर दिया। R1 के सभी एलिमेंट R2 के स्थान पर पहुंच गए, R2 के सभी एलिमेंट R1 के स्थान पहुंच गए। तो ये रहा परिवर्तन करना, किस तरीके से परिवर्तन लिखा जाएगा। अब आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपके सामने एक डिटरमिनेंट दिया गया है, अभी इसकी वैल्यू हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, वहाँ पर माइनस को 28 आ रही थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इसकी किसी दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को परिवर्तित कर दें आपस में तो क्या होगा, मान कितना आएगा। तो देखिए इसको, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ R2 और R3 को हमने बदल दिया। तो R2 2 साइडेड एरो R3 कर दिया गया, ये दोनों आपस में चेंज कर दिए गए। आप मिला सकते हैं, पहले यहाँ पर 604 था R2 में और R3 में था 157, अब चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको देखिए क्या किया गया कि डेल्टा 1 नाम दिया गया। पहले क्या नाम था, डेल्टा नाम था, अब डेल्टा 1 नाम दिया गया है। और यहाँ पर भी पहली पंक्ति से विस्तार किया गया है। तो विस्तार करना चूँकि पहले भी बताया जा चुका, अब आपको आता होगा विस्तार करना। तो देखिए यहाँ विस्तार करने के पश्चात मान कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो पहले कितना आया था, -28 आ रहा है। इसका मतलब हमने कह सकते हैं कि जो डेल्टा 1 है और डेल्टा है, इनके मानों में किसका डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है। केवल माइनस जो है आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, डेल्टा 1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। तो जैसे कि आपको गुणधर्म नंबर 2 में बताया भी गया था कि क्या प्रभाव पड़ता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से गुणधर्म हमारा 2 सत्यापित हो गया। अब आइए हम देखते हैं गुणधर्म नंबर 3। तो स्टूडेंट्स हम लोग गुणधर्म नंबर 3 देख रहे हैं यहाँ पर। तो गुणधर्म नंबर 3 में क्या है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ समान हैं। देखिए, दो स्तंभ समान होने का मतलब ये नहीं कि उनके सभी एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी कि संगत अवयव समान है, तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक डिटरमिनेंट जो दिया गया है, इसमें R1 में क्या है, 3 2 3 है, और R3 में क्या है, उसमें भी 3 2 3 है। तो हम कह सकते हैं कि R1 एंड R3 क्या है, समान है। R1 और R3 क्या है, समान है। तो R1 और R3 के समान हो जाने पर इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर विस्तार करके भी बताया गया है किस तरीके से आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से
जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है पहली पंक्ति के अंत से हमने विस्तार किया और विस्तार करने के बाद इनका 0 आया है। आप चाहें तो और किसी से पंक्ति या और किसी स्तंभ से विस्तार कर सकते हैं, 0 ही आएगा। तो आगे चल करके हम इस तरीके से विस्तार नहीं करेंगे ऐसी स्थितियों में जहाँ पर कोई भी 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ समान हो जाएंगे, वहाँ सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ समान होने पर सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो आइए गुणधर्म नंबर 4 पे बात करते हैं। तो गुणधर्म नंबर 4 क्या है? यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। यानी हम क्या करें, किसी एक पंक्ति में k से गुणा करते हैं या फिर किसी स्तंभ में k से गुणा करते हैं, तो जो पहले वाला सारणिक रहा और बाद वाला सारणिक हुआ, उनके मानों में क्या संबंध हो जाएगा? तो उनके मानों में वही संबंध होगा जो हमने गुणा किया है। यानी अगर हमने k से गुणा किया है तो सारणिक का मान भी क्या हो जाएगा? k गुना हो जाएगा। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जिनको समझना आवश्यक है। और वैसे भी ये जो गुणधर्म है इसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन सभी पहलुओं को यहाँ पर सीखना है, कैसे हम क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि टिप्पणी फर्स्ट है कि इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभों से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक पंक्ति में ऐसा हमें दिखाई दे रहा है जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पर, अगर हम 3x3 की बात करें तो 3 ही एलिमेंट्स होंगे, तो उन 3 एलिमेंट्स में क्या कुछ कॉमन है? क्या अगर कुछ कॉमन है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। या फिर हम चाहते हैं कि नहीं, इन 3 एलिमेंट्स में किसी एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो वो हम गुणा कर सकते हैं। और बाहर जैसे हमने k से गुणा किया तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहे, चूंकि हम जानते हैं कि k गुना हो जाएगा, तो k गुना ना हो इसलिए बाहर क्या कर देते हैं? 1/k से गुणा कर देते हैं। यानी अंदर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में k से गुणा कर दिया और बाहर सारणिक का हमने लिख दिया 1/k, तो इससे सारणिक का मान क्या होगा? अपरिवर्तित हो जाएगा। अब देख सकते हैं वहाँ पर जो आपको गुणधर्म बताया गया उसमें ये कहा गया कि k गुना हो जाता है, लेकिन हम उसका जब उपयोग करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि k से गुणा कराएंगे किसी पंक्ति या स्तंभ में अपनी सुविधा के लिए, लेकिन बाहर किससे गुणा कर देंगे? 1/k से कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो k गुना हो गया, लेकिन k और k कैंसिल होकर के फिर से तो वही आ गया सारणिक का मान। तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहे इसीलिए 1/k से गुणा कर सकते हैं हम लोग, और वो करते हैं। अब यहाँ पर यदि एक सारणिक की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हो जाए, यानी उनका अनुपात समान हो जाए, तो उसका मान 0 हो जाता है। अब इसको बहुत आसानी से यहाँ समझा जा सकता है कि देखिए यहाँ पर जैसे एक सारणिक दिया गया है, इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं a1 a2 a3, सेकेंड रो के हैं b1 b2 b3 एंड थर्ड रो के हैं ka1 ka2 और ka3। अब अगर हम a1 और ka1 की बात करें, a2 और ka2 की बात करें, a3 और ka3 की बात करें, तो ये क्या है? परस्पर समानुपाती हैं। समानुपाती क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर इनमें हम a1 में a1 का भाग करें तो क्या आएगा? 1/k आ जाएगा। a2 में ka2 से भाग करें तो भी 1/k आएगा। a3 में ka3 से भाग करें तो भी वो 1/k आ रहा। तो कह सकते हैं कि यहाँ r2 और r3 क्या हैं? समानुपाती हैं। और समानुपाती होने के कारण जो है यहाँ पर जो सारणिक का मान होगा वो कितना होगा? 0 हो जाएगा। हम विस्तार करके देख सकते हैं 0 ही आएगा। अब यहाँ पर हम और किस तरीके से समझ सकते हैं इसी बात को? देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी हमने कहा कि हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ तीनों में क्या कॉमन है? k कॉमन है। तो अगर हम बाहर k कॉमन ले लें तो k कॉमन लेने पर यहाँ बच जाएगा आपका a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3, ये आएगा। अब आप देखिए कि R1 और R3 क्या हैं? इक्वल है, यानी कि आइडेंटिकल है। इक्वल नहीं कहा जाता वैसे, लेकिन आमतौर पे हम इक्वल कह देते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है आइडेंटिकल, यानी कि सर्वसम हो हैं, यानी समान है। तो अभी अभी आपने गुणधर्म नंबर 3 पढ़ा कि जिसमें कहा गया कि अगर
कोई भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो जाएं तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। जब इसका मान 0 हो जाएगा तो k इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। तो इस तरीके से समझा जा सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी यहाँ पर देखिए बताया गया है। एक ये सारणिक दिया गया है, का मान ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया था। अब अगर इसका हम डायरेक्ट विस्तार करें तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, तो गुणा करने पर, घटाने पर, जोड़ने पर काफ़ी समय लगेगा। तो समय ना लगे इसके लिए यहाँ पर देखिए एक कार्य क्या किया जा रहा है। यहाँ पर 102 जो लिखा हुआ उसको लिख सकते हैं 17 गुणे 6, 18 को लिख सकते हैं 6 गुणे 3 और 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6। तो देखिए सभी में 6 6 6। तो अगर हम 6 कामन ले लें तो क्या आ जाएगा, 6 यहाँ पर हमने कामन ले लिया तो देखिए 6 कामन लेने पर यहाँ बच गया 17 3 6। अब 17 3 6, 17 3 6 आप देख सकते हैं R1 और R3 आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए इस सारणिक का मान क्या हो गया, 0। तो 6 इंटू 0 कितना आ गया, आंसर आपका 0 आ जाता है। तो आइए अगला गुणधर्म पढ़ते हैं। अगला गुणधर्म ये है कि यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव, इसको ध्यान से समझेंगे कि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ अवयव या फिर जितने भी अवयव हैं सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों, तो सारणिक को भी 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अपनी सुविधा के लिए। अब इसकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए पहले एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दिया गया है। अब यहाँ R1 की बात करते हैं हम, तो R1 में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, A1 प्लस लेमडा 1, फिर A2 प्लस लेमडा 2 और A3 प्लस लेमडा 3, और फिर यहाँ पर B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आप देख सकते हैं कि R1 के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 2 चीज़ों को जोड़ करके बन रहे हैं। यानी A1 और लेमडा 1 को जोड़ने पर ये आ जाता है, A2 और लेमडा 2 को जोड़ने पर ये आ रहा है, और A3 और लेमडा 3 को जोड़ने पर ये आ रहा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जो अभी आपको गुणधर्म बताया गया, तो हम 2 सारणिकों में विभक्त कर लेते हैं। देखिए एक में क्या किया गया, देखो इनमें कोई जोड़ नहीं था, यानी R2 और R3 तो वैसे ही हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा तो 2 सारणिक लिखे, इनके बीच में प्लस लगाया है। प्लस इसलिए लगाया जो कि यहाँ पर देख सकते हैं प्लस है, तो प्लस लगाया हमने और इनको वैसे ही लिखा। और ऊपर देखिए आप R1 की बात करें तो यहाँ पर जैसे A1 A2 A3 A1 A2 A3 और लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, इस तरीके से लिख लिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अपने इस गुणधर्म को सत्यापित करना चाहें तो हम पहले प्रसार करके इस सारणिक का मान निकाल लें, उसी प्रकार से इस सारणिक का मान निकाल लें, इस सारणिक का भी मान निकाल लें, और इन दोनों सारणिकों को टोटल कर दिया जाए। टोटल कर देने पर जो इस सारणिक का मान आया है वही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं R2 जो है, R2 में A प्लस 2x एंड B प्लस 2y एंड C प्लस 2z है, और आगे इसकी वैल्यू जो आ रही है सारणिक 0 आ रही है। देखिए बहुत आसानी से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे आएगी जरा देखिए। अब यहाँ देखिए A B C, तो इसमें तो केवल एक ही एक पद है, तो इसीलिए हमने क्या किया, A B C दोनों ही सारणिकों में वैसे ही कर दिया। उसी प्रकार से देखते हैं x y z, तो x y z इनको चेंज नहीं किया गया। चेंज क्या किया गया, चेंज किया गया जैसे ये a प्लस 2x था तो यहाँ a किया गया, यहाँ 2x कर दिया गया। यहाँ b प्लस 2y था तो यहाँ पर b आ गया, यहाँ पर 2y आ गया। c प्लस 2z था तो यहाँ c आ गया, यहाँ पर 2z आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a b c यानी कि इस जो फर्स्ट आपका है सारणिक यहाँ पर, उसमें आप देख सकते हैं R1 और R2 आइडेंटिकल होने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R2 और R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो समानुपाती हैं। या यूँ समझ लीजिए कि अगर हम R2 से यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो R2 और R3 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना, आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसलिए
इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो 0 + 0 = 0 आ गया। तो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, और आप एग्जाम्पल करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हमारा अंतिम गुणधर्म यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि यदि एक सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति में या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में क्या किया जाए, दूसरी पंक्ति या स्तंभ, देखिए पंक्ति होगा तो पंक्ति ली जाएगी, स्तंभ होगा तो स्तंभ लिया जाएगा, कि संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है। तो अब यहाँ अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, सारणिक का मान वही रहता है। ध्यान दीजिए, सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है RI, एरो लगा दिया गया, तो RI अब चेंज हो गया, क्या बन गया वहाँ पर RI + K × RJ, यानी क्या किया, JV नंबर की जो पंक्ति थी उसमें K का गुणा करके RI में जोड़ दिया गया। इस तरीके की क्रियाएं अगर हम करेंगे तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या स्तंभ में करना चाहते हैं तो CI में क्या किया गया, CI + KCJ, यानी JV नंबर का जो स्तंभ था उसमें K से गुणा करके CI नंबर जो था आपका कॉलम उसमें जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको भी बेहतर एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे। उसके पूर्व में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा रहे हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि सारणिक डेल्टा है में हम RI में क्या कर दें, KRI कर दें, यानी किसी RIV पंक्ति में हम K से गुणा कर दें, या फिर CIवां स्तंभ है, I वां स्तंभ है तो उसमें K से गुणा कर दें। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम गुणा कर रहे हैं किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में, तो सारणिक के मान क्या हो जाएगा, K गुना हो जाएगा। तो जो नई सारणिक मिलेगी वो Δ1 मिलेगी, और Δ1 क्या हो जाएगा उसका मान, पुरानी वाली सारणिक यानी डेल्टा का कितने गुना, K गुना, यानी कि Δ1 = K∆ आ गया, Δ1 = K∆ आ गया। तो ये आप गुणधर्म पूर्व में बताया जा चुका है, लेकिन इसी को यहाँ पर अब आपका दूसरा गुणधर्म जो यहाँ पर चर्चा की जा रही है, गुणधर्म नंबर 6, उसके बारे में यहाँ देखें कि यदि एक साथ, अब चूंकि इस गुणधर्म को जो आपने गुणधर्म नंबर 6 इसको प्रयोग करने में कुछ बार हमें असुविधा हो जाती है या एक सावधानी रखनी चाहिए, उसको यहाँ पर समझना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा लिखा हुआ कि यदि एक साथ RI में RI + KRJ जैसी संक्रियाओं को एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो, यानी इस प्रकार की संक्रियाएं हम जैसे R1 में भी कुछ कर रहे हैं, R2 में भी कुछ कर रहे हैं, या R3 में भी कुछ कर रहे हैं, इसी प्रकार से कॉलम्स में, अब एक समय में या तो रो में करेंगे या तो कॉलम्स में करेंगे, दोनों में एक साथ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चाहे रो में करें चाहे कॉलम्स में करें, तो जिसमें भी हम कर रहे हैं तो एक से अधिक बार अगर हम प्रयोग किया गया हो तो ध्यान देना चाहिए, हमारे यहाँ में सावधानी क्या रखनी है कि पहली संक्रिया से प्रभावित पंक्ति का अन्य संक्रिया में प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम R1 में कुछ अब कर रहे हैं तो फिर R1 का प्रयोग दूसरे में नहीं कर सकते। R1 में यदि हम कुछ कर रहे हैं तो R1 का प्रयोग हम दूसरे में नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ऐसे ही स्तंभ संक्रियाओं में इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोट 3/3 का कोई एक सारणिक है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए जैसे हमने क्या किया, R1 में क्या किया, R1 - 2 R3 कर दिया, और R2 में R2 - 3 R3 कर दिया। तो इतना कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात, हम क्रिया किस में कर रहे हैं, R1 और R2 में कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, R3 की हेल्प से कर रहे हैं। तो परिवर्तन कहाँ हो रहा, R1 में हो रहा है और R2 में हो रहा है, और R3 तो ऐसे ही रहे, अनचेंज्ड है। अब यहाँ पर हम R1 की हेल्प से या R2 की हेल्प से अगर कुछ करेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम ये क्रिया कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, R2 में क्या किया दिया, R2 में हमने लिख दिया कि R2 में हमने
लिखा कि R2 में हम कर रहे हैं R2 प्लस R1, जबकि हम R1 में कर चुके हैं R1 प्लस या माइनस जो भी करना चाहें 3R3, कुछ भी इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं अगर हम दोनों को एक साथ करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देख सकते हैं हम R1 का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, जबकि R1 तो अब चेंज हो जाएगा ना, पहले जो R1 था वो इस क्रिया के बाद तो चेंज हो जाएगा। तो हम एक ही स्टेप में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं कर सकते, ये बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम इसी गुणधर्म को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एग्जाम्पल 11 है, जिसमें आपको सारणिक दिया गया है, काफ़ी बड़ा है सारणिक ये, और इसका मान जो हमें आना चाहिए वो a क्यूब आ रहा है, सिद्ध करके दिखाना है। तो बहुत आसान है, कोई इतना कठिन कार्य नहीं, देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन बेहतर प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर R2 और R3 में हम क्रियाएं कर रहे हैं। R2 में क्या कर रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1 कर रहे हैं, तो R1 का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिए R3 में क्या किया गया, R3 माइनस 3R1 किया गया। तो देखिए हमने दोनों बार किसका प्रयोग किया, R1 का प्रयोग किया है, और R1 का प्रयोग किया है, ना कि R2 और R3 का प्रयोग किया। इसलिए एक ही साथ हमने दो क्रियाएं की, तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर हेल्प किसकी ले रहे हैं, R1 की ले रहे हैं, और क्रियाएं किस में कर रहे हैं, R2 और R3 में कर रहे हैं। तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने वाली है, कई बार ऐसा होता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि R2 माइनस 2R1। अब लोग अपनी सुविधा के लिए कई बार या फिर अनजाने में इसी को कह देते हैं 2R1 माइनस R2 कर रहे हैं, R2 में 2R1 माइनस R2 कर दे रहे हैं। ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा, ध्यान दीजिए ऊपर वाली क्रिया में और यहाँ वाली क्रिया में क्या अंतर है। अब आप कहेंगे तो अभी तो बताया गया कि नहीं, नियम गुणधर्म नंबर 6 के अनुसार दोनों सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, तो ये सही है, फिर ये क्यों सही नहीं है। तो दरअसल कारण ये है इसका, यहाँ पर क्या है, R2 में हमने क्या कुछ किया, क्या कोई गुणा किया, कोई भाग किया, नहीं किया। R2 में हम R1 का 2 गुना करके घटा रहे हैं, R2 से घटा रहे हैं। तो R2 में हमने कोई चीज़, किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न नहीं किया है। जबकि नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में यहाँ पर 2R1 से घटाए गए R2 को, यानी कि R2 में हमने माइनस से गुणा कर दिया। R2 में माइनस से गुणा कर देंगे तो फिर सारणिक का मान तो परिवर्तित हो जाएगा ना, क्योंकि आपको देख सकते हैं अभी आपको बताया गया था कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम में किसी भी अचर से गुणा करा देंगे तो जो सारणिक का मान होगा वो उतना ही गुना हो जाएगा जितना हम गुणा कराएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान देंगे। खैर आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए इसमें अब ये क्रियाएं की जा रही हैं। तो R2 में हमने क्या किया, R1 का 2 गुना माइनस कर दिया। तो जैसे यहाँ 2a है तो a का 2 गुना 2a करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ a प्लस b का 2 गुना करके आप 3a प्लस 2b से माइनस कर देंगे, तो खैर 3a प्लस 2b हो जाएगा, ऐसे करके 3a प्लस 2b और माइनस 2a प्लस b। तो इस तरीके से 2b कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस 2a करने पर a आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर a आ जाता है। इसी प्रकार से सभी कैलकुलेशन करने हैं, और एक कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास C1 में 2 0 मिल गए। अब अगर हम चाहें तो इसी स्टेप से भी हम C1 से प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो और थोड़ा कुछ आसान कार्य हो जाए। तो और कुछ आसान करने के लिए यहाँ देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है R3 में 3R2, क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर 3a है, तो इसी का 3 गुना करके घटा दिया जाएगा। तो जब 3 गुना करके घटा दिया गया तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा। तो अब ये थोड़ा पहले से इससे तो ये आसान हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या किया गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि अब काफ़ी आसान हो चुका है, अब C1 में 2 0 हो चुके हैं, तो C1 से विस्तार कर दिया गया। C1 से देखिए विस्तार करने पर केवल इतना ही लिखा गया, आखिरकार क्यों। तो ध्यान दीजिए C1 से विस्तार करने पर
ए लिखा होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। तो अब जरा देखिए ए ही लिखा गया केवल ए। अब चिन्ह जानते ही आप, प्लस माइनस प्लस होता है यहाँ पर, तो प्लस ही लिया गया है। अब ए को हटाने का मतलब है कि ये हट जाएंगे, तो ए टू ए प्लस बी जीरो ए टू ए प्लस ए जीरो ए, ये आ गया। प्लस जीरो जीरो किया गया। दरअसल क्या है, जब जीरो यहाँ पर लिखेंगे, जीरो करके कुछ भी आगे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, या इस जीरो करेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए हम पूर्व में भी आपको बताया जा चुका है कि विस्तार हम उसी पंक्ति या उसी स्तंभ से करने हमारे लिए अच्छा होगा जहाँ पर शून्यों की संख्या सर्वाधिक हो। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं, अगर हमने C1 से विस्तार किया तो हमारा कितना आसान काम हो गया। अब यहाँ देखिए a इंटू ए आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, जीरो इंटू टू ए प्लस बी हो जाएगा जीरो, तो a इंटू ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ पर सिद्ध करना था ए क्यूब, तो ए क्यूब हमने सिद्ध कर लिया। तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।